हम एक ऐसी गेम में है जिसका मैक्सिमम जूम 10 टू द पावर -35 मीटर्स है। यानी अगर पीछे पार्क है और वहाँ पार्क में कोई भी नहीं है तो शायद वो पार्क एग्जिस्ट ही नहीं करता हो जब तक कोई ऑब्जर्व नहीं करेगा। मैं रियल हूँ, मेरे हाथ पैर रियल है, मैं इस चीज़ को फील कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आप रियल हो। बहुत सारे ऐसे लिमिटेशंस हैं जो कि कहीं ना कहीं ये इशारा करती है कि यूनिवर्स एक कंप्यूटर सिमुलेशन है जिसके लिमिट्स है, बाउंड्रीज है और उसको पार करना इस सिस्टम के लिए मुमकिन नहीं है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है? यहाँ पे बेसिकली क्या था ना, उन्होंने देखा लाइट जो है ये डुअल नेचर का होता है, ये पार्टिकल जैसा भी बिहेव करता है और ये वेव जैसा भी बिहेव करता है। लाइट ही नहीं, मैटर खुद भी एक डुअल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। हमारे आसपास की जितनी चीजें जिनको हम सॉलिड मानते हैं वो भी डुअलिटी शो कर रहे थे एडवांस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जी। लेकिन एक्सपेरिमेंट होने के बाद जब मिरर में हमने उसको ऑब्जर्व करा, जब भी हमने इसको ऑब्जर्व किया अचानक से चीजें बदल गई। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, टाइम में पीछे जाकर के उसको ये पता चल जा रहा है कि कैसे पता चल रहा है, ये किसी के पास इसका जवाब नहीं है। जो चीज पास्ट में गठित हो चुकी है वो बदल गई क्योंकि हमने फ्यूचर में उसको ऑब्जर्व कर लिया। क्वांटम मैकेनिक्स में जाते हैं ना, तो वहाँ पे टाइम जैसा कोई भी बाउंड नहीं है, वहाँ पे टाइम काम नहीं करता, ग्रेविटी काम नहीं करती, तो वो बियॉन्ड है। क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है गूगल बिलो का, तो उसके बारे में थोड़ा बताओगे? जिस एक कैलकुलेशन को करने में हमारा अब तक का सुपर कंप्यूटर 10 सेप्टिलियन ईयर्स लेगा, उसको वो 5 मिनट्स में कर सकता है, ऐसा गूगल का दावा है। एक चिप जो इतना पावरफुल है, जो डायमेंशंस को भेदते हुए मल्टीवर्स से एनर्जी गैदर करके कंप्यूट कर पा रहा है इतनी तेज 5 मिनट में, जो 10 सेप्टिलियन ईयर्स लगते हैं। हम एक ऐसे लूप में फंसे हुए हैं जहाँ से हम केवल एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। जिस दिन हम ह्यूमंस ने एआई के अंदर ये वाली फीलिंग अगर जगा दी ना, तो उस दिन ये 100% कंफर्म हो जाएगा कि हम खुद भी कुछ और नहीं बल्कि एक सिमुलेशन वर्ल्ड में ही जी रहे हैं। कौशिक भाई, स्वागत है दोबारा से आपका पॉडकास्ट में। पिछली बार हमने एलियंस, यूएफओज, अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिनाज के बारे में विद एविडेंस क्रेडिबली बात करी थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वो कॉन्वर्सेशन अच्छा लगा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी अच्छा लगा मुझे एक बार फिर से यहाँ पे आने पे। और सिमुलेशन थ्योरी के बारे में आज का पॉडकास्ट है। तो सिमुलेशन थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले मैं एक स्टोरी से शुरू करना चाहूँगा। अब इमेजिन करके देखो कि मैं रोज़ सुबह उठता हूँ। सुबह उठने के बाद डेली का एक रूटीन होता है जो फॉलो होता है। मैं सुबह उठा, फ्रेश हुआ, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट किया, ऑफिस गया, काम किया, काम करने के बाद वापस आया, खाना खाया, वर्कआउट किया, फिर सो गए। तो ये लूप जो है 90% लोगों के दिमाग में यही लूप चलता है। हम इससे आगे बढ़ नहीं पाते। और जब तक हम इतने स्मार्ट होते हैं कि हम इस लूप को देखें, तब तक थोड़ा लेट हो चुका है। बट सबको ये फील कर सकते हो कि हम कहीं ना कहीं एक लूप में ही फंसे हुए, एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें पहले से ही पता है कि हमें क्या करना है, क्या होने वाला है, क्या टास्क है, क्या हमें आगे करना है, कब रेस्ट करना है, कब जागना है, ये डिसाइडेड है, जिसको डिटरमाइंड कहते हैं, है ना। तो हमारे बहुत सारे कहते हैं ना, पुराने कथाओं में ऐसे वर्ड्स भी आते हैं कि नियति पहले से ही तय है। हाँ। जो भी होने वाला है वो ऑलरेडी हो चुका है और हम बस एक किरदार निभा रहे हैं, एक रोल है जो प्ले कर रहे हैं, जो हमें बस करना है। एनपीसी की तरह। एनपीसी की तरह, नॉन प्लेइंग कैरेक्टर जैसे गेम्स में होते हाँ। हैं। जैसे एनपीसी का जो चीज़ है वो ऐसा है कि मैं रियल हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ वो रियल है, मेरे हाथ पैर रियल है, मैं इस चीज़ को फील कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आप रियल हो। मुझे ये नहीं पता कि ये सारी चीज़ें रियल है। हो सकता है कि मैं ही वो मेन कैरेक्टर हूँ जो इस पर्टिकुलर यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता हूँ, और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो एक एनपीसी है जो पहले से ही डेवलप की जा चुकी है मेरे लिए, ताकि किस हिसाब से मैं डेवलप हो रहा हूँ, किस हिसाब से मेरा माइंड डेवलप हो रहा है, वो जो मुझे बनाने वाला है उसको ये पता चल सके। तो इस थियरी में क्या है ना, ये इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिल जाते हैं जो काइंड ऑफ हमें इशारा करते हैं कि यार ये चीज़ें कहीं ना कहीं तो सच हो सकती है। तो अब वो क्या क्या एविडेंसेस हैं, आज वो चीज़ हम
ओपनली खोलने की कोशिश करेंगे, हर एक बिल्कुल एविडेंस में जाने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। ये पूरी थ्योरी का जो ओरिजिनेशन पहली बार हुआ था, वो निक बॉस्ट्रॉन ने एक पेपर लिखा था। उसके बारे में थोड़ा बताओ पहले कि ये इसका रूट कहाँ पर है। तो जो निक बॉस्ट्रॉम है ना, उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था। उन्होंने अपने पेपर में 3 तरह के 3 टाइप्स बताए थे, जो कि ये प्रूव करती है कि क्यों हम एक सिमुलेशन में रहते हैं। जो कि आप देख सकते हो। सो ये पेपर है वो जो निक बॉस्ट्रॉन ने लिखा था, जो 2001 में सबसे पहले आया था। और ये मैट्रिक्स वाला एरा होता था, जब वो मैट्रिक्स मूवी आई थी उसी के आसपास का एरा था ये। करेक्ट। और मैट्रिक्स में भी कुछ ऐसा सिमुलेशन थ्योरी टाइप एक अलग दुनिया दिखाई गई थी जहाँ पर ह्यूमंस जाते हैं। तो उसके आसपास ये पेपर आया था, और जो आप 3 फिनोमिना की बात कर रहे थे, 3 कंडीशंस की, वो ये थी, ये 1 2 3। हाँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पोस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो किस तरीके से फ्यूचर में खुद को बचा सकती है। क्योंकि बहुत सारे, जैसे हमने रिसेंटली लास्ट पॉडकास्ट में बात किया था कि ग्रेट फिल्टर थियरी होती है, जो क्या करती है कि एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस के बाद, एक लाइन के बाद ख़त्म कर देती है सिविलाइजेशंस को। तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो पोस्ट ह्यूमन, मतलब अगर हम उसको पार कर जाए, फिर हम आगे खुद को और सेफ रखना चाहें, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास या तो ऑप्शन है कि हम दूसरे सिविलाइजेशन को ढूंढ ढूंढ के मारें, या फिर ऐसे ऑप्शन है कि हम अपने लिए एक अपना वर्ल्ड ही क्रिएट कर ले, जहाँ पे हमें जैसा जीना है वैसा हम खुद को मतलब जी सके। तो एक एक करके इसको ब्रेक करते हैं, ये बिल्कुल। तीनों को। उन्होंने कहा कि ये 3 में से कोई ना कोई एक सिनेरियो तो सच होगा ही होगा। करेक्ट। पहला उन्होंने बोला कि ह्यूमन स्पीशीज इज वेरी लाइकली टू गो एक्सटिंक्ट बिफोर रीचिंग अ पोस्ट ह्यूमन स्टेज। हाँ। कि ये पहली पॉसिबिलिटी है, बिफोर हम कोई पोस्ट ह्यूमन, मतलब कि कोई सिम्युलेटेड रियलिटी में पहुंच पाए, उससे पहले खत्म हो जाएगी ह्यूमन सिविलाइजेशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका बेसिकली मतलब यही हुआ कि जैसा मैंने आपको बताया ना कि ग्रेट फिल्टर थियरी जो है वो काम करती है। हम जब भी एज ए ह्यूमन डेवलप करते हैं, आगे बढ़ने का खोजते हैं, तो हमें ये दिखता है, ये रियलाइज़ होता है कि हमने अपना खुद का गड्ढा खोद के रखा है। ठीक कोई है, ना कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड। देख लो, जैसे कि आज के वर्ल्ड में हमारे पास ऐसे ऐसे वेपन्स हैं जो कि इंसानों को बिना कुछ जाने ही ख़त्म कर सकती है। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो कि भविष्य में जाके हम पे ही हमला करेंगे, लाइक एआई वगैरह। तो इसका कहना यही है कि फ्यूचर में या तो ग्रेट फिल्टर थियरी हमें ख़त्म कर देगी, या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी या आपदा आए जिससे कि हम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। कैटास्ट्रोफी जैसे। कैटास्ट्रोफिक। हाँ। सेकंड इसमें है कि एनी पोस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन इज एक्सट्रीमली अनलाइकली टू रन अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिमुलेशंस ऑफ देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और वेरिएशंस देयरऑफ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका बेसिकली मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि ह्यूमंस खुद को ख़त्म ना करें, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ ये निकल कर आती है कि हम ह्यूमंस खुद को, मतलब एक ऐसे सिमुलेशन रन करें जहाँ पे अपने पहले की हिस्ट्री को वापस से डिकोड कर पाए, देख पाए, जी पाए। उसमें हम देख पाए कि हमने कहाँ गलती की है, क्या मिस्टेक्स हुई है, और उसको सुधार सके। तो ये चीज़ें आती है। या फिर इससे आगे बढ़े, यानी कि कोई ऐसी सिविलाइजेशन जब हम बहुत एडवांस हो जाएंगे, तो या तो हम सिमुलेशन बनाएंगे, या फिर हमें इंटरेस्ट नहीं आएगा इसमें कि यार ये, या तो हम सेफ्टी रीजन से या किसी और रीजन से डिसाइड कर लेंगे कि यार ये वर्थ आवर टाइम नहीं है, हम कुछ और किसी और डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये भी नहीं हुआ तो तीसरी पॉसिबिलिटी मैं एक बार पढ़ देता हूँ सबके लिए। वी आर ऑलमोस्ट सर्टेनली लिविंग इन अ कंप्यूटर सिमुलेशन. It follows that the belief that there is a significant chance that we will one day become post-humans who run ancestor simulations is false unless we are currently living in a simulation. ये थर्ड वाला बड़ा जो है फैसिनेटिंग लगता है। हाँ, तो इसमें बेसिकली ये है कि अगर हम इन दोनों चीज़ों में नहीं हैं, हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि हम खुद ही एक सिमुलेशन के पार्ट है। हम ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं और हम आगे जा करके सेम चीज़ फॉलो करने वाले हैं। तो यानी कि अगर अब ये तीनों चीज़ों को जोड़ करके अगर मैं पूछूं, तो
या तो हम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, हम एक्सटिंक्ट नहीं हुए और ज़्यादा एडवांस हो गए टेक्नोलॉजिकली, तो या तो हम सिमुलेशन बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर उसके भी आगे हम चलें कि ये दोनों ही चीज़ें नहीं हुई, तो फिर हम खुद ही एक सिमुलेशन के अंदर हैं। Correct. यही एक पॉसिबल सिनारियो बचता है। तो ये है कि अगर हम इसके पार्ट नहीं हैं तो हम ऑलरेडी इसका पार्ट है, हम ऑलरेडी इसको जी रहे हैं। तो ऐसा निक बॉस्ट्रोम ने कहा था। अब उस टाइम पे जब ये आया था, उस टाइम चूँकि एक हॉलीवुड मूवी आई थी द मैट्रिक्स करके, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही थी, जिसका कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर ही था। और सिमुलेशन थियोरी कोई नई थियोरी नहीं है, बहुत पुरानी ही है। तो इस कारण से ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। बिना इंटरनेट के ज़माने में भी ये बहुत दूर तक ट्रैवल किया, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसको सपोर्ट किया। खास करके बड़े बड़े बिलियनर्स लाइक इलोन मस्क, उनका भी यही कहना था कि हो ना हो ये दुनिया एक सिमुलेशन ही है। अब इस सिमुलेशन में अगर हम आते हैं तो देखो, सुनने में तो ये बहुत ही अजीब सा लगता है। मतलब कोई भी कह देगा यार कैसा, मतलब क्या मजाक चल रहा है, मैं किसी को टच कर सकता हूँ, कुछ फील कर सकता हूँ, हवा को महसूस कर सकता हूँ, नई डिस्कवरीज कर सकता हूँ, तो फिर ये सिमुलेशन कैसे रहा? सिमुलेशन तो वो होगा ना जहाँ पे ऑलरेडी सारी चीज़ें पहले से डिस्क्राइब्ड हो, मुझे कुछ अनुभव ना हो, या फिर मैं कुछ नया ना कर पाऊँ। करेक्ट। लेकिन इस यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना जो ऑलरेडी डिटरमाइंड है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे लिमिटेशंस हैं जो कि कहीं ना कहीं ये इशारा करती है कि यूनिवर्स एक कंप्यूटर सिमुलेशन है जिसके लिमिट्स है, बाउंड्रीज है, और उसको पार करना इस सिस्टम के लिए मुमकिन नहीं है। तो अब इसके जो है क्या हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि शायद हम सिमुलेशन में हों, उसकी बात करते हैं। तो पहला एक चीज़ मैं पढ़ रहा था, प्लैंक स्केल डिस्क्रीटनेस। हाँ, तो बेसिकली जो प्लैंक है, एक साइंटिस्ट का नाम था, तो उन्होंने ना अपनी थियरी निकाली थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कौन सा ऐसा लेंथ होगा जो सबसे छोटा होगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ जिसे कहा जाता है द प्लैंक लेंथ। और उन्होंने हाईएस्ट टेम्परेचर का भी एक लेंथ बनाया था जिसको द प्लैंक हीट कहते हैं, प्लैंक टेम्परेचर कहते हैं। तो उन्होंने ये पाया कि एक पर्टिकुलर चीज़ को ना हम एक लिमिट तक ही छोटा नाप सकते हैं, उससे छोटा पॉसिबल ही नहीं है। 10 to the power -35 मीटर्स, जो कि इतना छोटा है कि जिसको, जो बियॉन्ड एटम है, एटम से भी बियॉन्ड है। तो उन्होंने ये कहा मैथमेटिकली कि इससे छोटी चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम 10 to the power -35 मीटर के लेंथ में जाते हैं तो वहाँ पे चीज़ें क्वांटम लेवल पे चली जाती है। और क्वांटम लेवल पे चीज़ें क्या होती है कि कोई भी चीज़ क्वांटम लेवल पे जाने के बाद ना वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं रहती। जैसे कि हम रोज़मर्रा के जीवन में देखते हैं कि सभी चीज़ें डिटरमाइंड है, ऑलरेडी तय है कि कौन सी चीज़ कैसे परफॉर्म करेगी, कौन सी चीज़ कैसे रहेगी। अगर मैंने कोई चीज़ आपकी ओर फेंका तो कितने टाइम में पहुंचेगी, किस रूप में पहुंचेगी, ये ऑलरेडी डिटरमाइंड है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जाने के बाद ये जो डिटर्मिनिज्म का प्रिंसिपल होता है ये हट चुका था। ये वहाँ पे काम नहीं करता। जो आपने प्लैंक स्केल डिस्क्रीटनेस बताया, जैसे एक कंप्यूटर गेम में जूम इन करते रहो तो एक टाइम पे वो पिक्सेलेट हो जाता है, सिर्फ पिक्सल दिखने लग जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या चीज़ है ये। वैसे ही 10 to the power -35 मीटर्स के ऊपर हमारी दुनिया पिक्सेलेट हो जाती। तो क्योंकि उन्होंने ये पिक्सेलेट वर्ड यूज़ करा तो ये अचानक से जो है काफ़ी सिमुलेशन थ्योरी की तरह लगता है कि क्या हम एक ऐसी गेम में जिसका मैक्सिमम जूम 10 to the power -35 मीटर्स है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे एक 3D रेंडर्ड जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, तो उसमें हम लोग देखते हैं ट्राइंगल्स। ठीक है, वो ट्राइंगल्स जितने ज़्यादा छोटे होते हैं वो उतना ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है, उनको रेंडर करना उतना ही मुश्किल होता है। तो हमारा ये जो यूनिवर्स है ये प्योर 3D में काम कर रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि जो प्लैंक लेंथ है ना वो सबसे, मतलब इतने छोटे ट्रायंगल्स क्रिएट करता है जिसको आप देख ही नहीं सकते। मतलब वो इतना फाइन ट्यून्ड है कि हमें ऑलमोस्ट सभी चीज़ें बढ़िया, मतलब एकदम बिल्कुल रियल लगती है। लेकिन इसी के साथ आता है उस कंप्यूटिंग मशीन्स की लिमिटेशंस भी,
कि वो उससे ज़्यादा छोटे चीज़ों को रेंडर नहीं कर सकता, वो वहीं पे स्टक्ड है। और इसी के साथ दूसरे भी लिमिटेशंस आ जाते हैं जो कि हमें आगे देखने को मिलेंगे। सो एक और इसमें दूसरा एविडेंस ये बताया जाता है लेजी रेंडरिंग का, क्योंकि आपने रेंडरिंग की बात करी। लेजी रेंडरिंग, लेजी रेंडरिंग में क्या होता है? यूनिवर्स ऐसा काम करता है कि अगर मैं इस साइड को मुंह करके बैठा हूँ तो मुझे यहाँ जो चीज़ें दिख रही है वही रियल है। हाँ, जो मेरा पीछे है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता जब तक कि मैं उसको नहीं देख रहा हूँ। तो ये बेसिकली एक तरह से जो ये लेजी रेंडर थ्योरी है, ये बताती है कि कैसे सिस्टम अपना कंप्यूट बचा रहा है। यानी अगर पीछे पार्क है और वहाँ पार्क में कोई भी नहीं है तो शायद वो पार्क एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। जब तक कोई ऑब्जर्व नहीं करेगा तब तक वो पार्क एग्जिस्ट नहीं करेगा, शायद तब तक वो डिटरमाइन ही नहीं होगा, वो रियल वर्ल्ड में वो कोलैप्स होकर के एक पर्टिकुलर शेप में ही नहीं आएगा। यही यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है कि बेसिक प्रेमाइज ड्रॉज पैरेलल्स बिटवीन वीडियो गेम टेक्नोलॉजी एंड क्वांटम फिजिक्स। इन जैसे गेमिंग में लेजी रेंडरिंग अलाउ करता है सिस्टम को डिस्प्ले करना ओनली व्हाट द प्लेयर कैन सी। हाँ, और वो बाकी रिसोर्सेज कंजर्व कर लेता है अपने, कि भाई जो जितना आप, अगर जैसे GTA 5 खेल रहे हो आप, GTA 6 आ गया, आप GTA 6 खेल रहे हो तो GTA 6 में जो प्लेयर जहाँ पर है उतना एरिया उसको दिखाई देगा, बाकी का रेंडर ही नहीं होगा क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसमें एक कदम और आगे चल के इसका रीज़न समझने की कोशिश करें तो आता है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है? ये इसको एक आसान सरल भाषा में कैसे समझें डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को? तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बेसिकली एक नॉर्मल एक्सपेरिमेंट था जो कि थॉमस यंग नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था, और ये बहुत पुराना है। आई थिंक 1801 में हुआ था, सन 1801 में इन्होंने परफॉर्म किया था। यहाँ पे बेसिकली क्या था ना कि उन्होंने देखा, जो मैं पहले डबल स्लिट की बात करता हूँ फिर मॉडर्न में आऊँगा। हाँ, तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको जब हम दो स्लिट्स यानी कि दो छिद्रों से पास ऑन करते हैं तो क्या होता है, चाहे हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइट भी पार करें या फिर एक ही स्लिट से एक ही पार्टिकल को भी पास करें, तो भी उसके पीछे का आउटपुट अगर हम देखें तो आउटपुट में वो हमेशा एक वेव की तरह शो करता था। वेव इन द सेंस, इसमें आप देख सकते हो इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न्स तब बनते हैं जब कोई भी पार्टिकल वेव की तरफ काम करता है। जो वेव्स होती है ना, वो आपस में, आपने देखा होगा नदी में अगर हम दो बॉल्स को एक साथ ऐसे ऐसे डुबोए तो वो आपस में टकरा के बहुत सारे वेव्स के इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं, जहाँ पे एक जगह वो टच होगा सारे और एक जगह खाली रहेगा। तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न तभी बनता है जब वेव लाइक चीज़ काम करे। लेकिन तो यानी कि लाइट जो है वो पार्टिकल होती है, वो हमें जो आउटपुट है वो ये शो कर रहा है कि लाइट जो है वो असल में एक वेव फॉर्म है ना। तो अब यहाँ पे इसको चीज़ों को और ज़्यादा स्पेसिफिक करने के लिए क्या किया गया कि यहाँ पे आप डबल स्लिट में दो होल्स देख सकते हो। तो इसमें किया ये गया कि सिर्फ वन एट ए टाइम पार्टिकल्स छोड़े गए, मतलब एक ही पार्टिकल को छोड़ा गया जो कि एक ही स्लिट से जाए। अब यहाँ पे तो सिंगल लाइन बनना चाहिए, तो इंटरफेरेंस है, यानी आपके एग्जांपल में दो नहीं सिर्फ एक ही बॉल है। हाँ, मतलब दो छेद है और मैं एक ही बॉल फेंक रहा हूँ। वो बॉल एक ही स्लिट से जाएगा और दीवार पे बस एक ही लाइन बनना चाहिए जहाँ पे वो टकरा रहा है। लेकिन इस सेम केस में भी वो इंटरफेरेंस पैटर्न शो कर रहा था। तो ये एनॉमली है। हाँ, तो यहाँ पे ये पता चला कि थॉमस यंग ने ये देखा कि ये जो चीज़ है लाइट जो है ये डुअल नेचर का होता है। डुअल नेचर मीन्स ये पार्टिकल जैसा भी बिहेव करता है और ये वेव जैसा भी बिहेव करता है। तो ये फिर 100-150 सालों तक यही माना गया कि लाइट जो है वो पार्टिकल भी हो सकती है, वेव भी हो सकती है। मतलब किसी ने भी, मतलब थॉमस यंग के जो एक्सपेरिमेंट को उस टाइम पे किसी ने भी उतने ज़्यादा ये के साथ सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि सबको लगता था यार क्या ही बकवास कर रहा है, क्या मतलब है इसका। लेकिन मॉडर्न टाइम में एक दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको हम लोग और भी बेटर वे में करते हैं, जिसको एडवांस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उसमें क्या होता है कि अब यहाँ पे लाइट के जगह इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मैटर का पार्टिकल है। तो जब इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया जाता है और सेम चीज़ परफॉर्म किया जाता है ना, तो वहाँ पे देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स भी सेम चीज़, सेम पैटर्न शो करता है जो लाइट करती है। मतलब सिर्फ लाइट ही नहीं, मैटर भी डुअलिटी का
ये रखती है। मतलब मैटर खुद भी एक डुअल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। मैटर भी पार्टिकल प्लस वेव दोनों में है। अब मैटर तो बहुत वाइड, मतलब हम भी मैटर हैं, टेबल भी मैटर है, पेपर भी मैटर है। मतलब ये जो चीज़ें हैं ये बनी किससे? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, हाँ, इन्हीं से बनी है। हाँ। तो जब इलेक्ट्रॉन्स के साथ किया गया तो सेम चीज़ देखा गया। तो यहाँ पे कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स भी वही आउटपुट शो करती है जो कि हमारा लाइट शो करता है। तो यानी इसका मतलब एक सिंपल भाषा में अगर मैं इसको बोलूं तो हमारे आसपास की जितनी चीज़ें जिनको हम सॉलिड मानते हैं या जिनको हम मानते हैं कि ये एक फिक्स फॉर्म में है, वो भी डुअलिटी शो कर रहे थे एडवांस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। जी। हम्म। तो उसके बाद क्या होता है? अब यहाँ पे सबके मन में यही सवाल आता है कि क्यों ना इसको देखा जाए कि आखिर ये कौन से छेद से पास हो रहा है। जो सिंगल पार्टिकल है वो इन दोनों छेद में से किससे पास हो रहा है कि ये पीछे जा कर के इस तरीके का पैटर्न बना रहा है। कुछ तो रीज़न होगा। तो सिंपल सा चीज़ क्या आता है, ये जो जहाँ पे छेद है सेम उसी जगह पे एक ऑब्जर्वर बैठाया जाता है। मीन्स एक सेंसर जो इसको नोटिस करेगा कि पार्टिकल कौन से वाले से पार हो रहा है। सिंपल भाषा में बोलें तो कैमरा सही वर्ड नहीं होगा, बट समझने के लिए कैमरा मतलब लगाया समझ जाता लो है। एक कैमरा लगाया गया हाँ। जो कि उस दोनों जो छेद है उसके सामने लगाया गया ये देखने के लिए कि कौन से छेद में से वो पार्टिकल पास हो रहा है कि पीछे इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। जैसे ये चीज़ किया गया अचानक से चीज़ें बदल गई। अब जो इंटरफेरेंस वाला पैटर्न था वो चेंज होकर के पार्टिकल वाला हो गया। अब सिर्फ 2 लाइंस थी। वाओ। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे जब भी हमने इसको ऑब्जर्व किया तो ये नन इंटरफेरेंस वाला पैटर्न शो होता है जिसमें केवल 2 ही लाइंस दिखते हैं। और जब भी हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते वो वापस से वेव पैटर्न शो करने लगता है जिसमें हमें इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है। तो यानी मैं अपने उसी एग्जाम्पल पे वापस जाऊं तो हमारे आसपास जो सामान है, जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, अगर हम उसे देख रहे हैं तो वो D1 नॉन इंटरफेरेंस पैटर्न यानी कि डिटर्मिनिस्टिक सॉलिड दिखाई दे रहा है, लेकिन हम नहीं देखते तो वो वेव पैटर्न की तरह फैल जाता है। करेक्ट। वाह। तो इस तरीके से जो भी चीज़ हम देख रहे हैं उसमें ये कहा जाता है कि क्वांटम लेवल पर वो चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी नहीं करेंगी, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, कैसा वो दिखेगा, ये कोई भी डिटरमाइन नहीं कर सकता। ये टोटली उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तो जो आपने पहले 2 चीज़ें बताई, लेजी रेंडरिंग की और रेंडर होता है क्वांटम लेवल पे, ये दोनों को वैलिडेट करती है एक तरीके से। ये दोनों को ही सपोर्ट करती है। हाँ। क्योंकि हमने जैसे कहा कि जो भी क्वांटम मैकेनिक्स है वो एक कोड की तरह काम करता है और वो कोड ही ये डिटरमाइन करता है जब हम देखते हैं तभी करेगा, जब हम नहीं देखते तब वो नहीं करता। तो यानी ऑब्जर्वेशन जो है वो लाइट को चेंज कर दे रहा है। करेक्ट। इलेक्ट्रॉन को चेंज कर दे रहा है और मैटर को भी चेंज कर दे रहा है। लाइट और मैटर दोनों को ही चेंज कर रहा है। हाँ। अब इससे थोड़ा सा और एडवांस जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद ना लोगों को लगता है कि मे बी कुछ ऐसी चीज़ है कि सेंसर हम सामने रख रहे हैं तो कुछ इश्यूज आ रहा होगा, इस कारण से मे बी हो सकता है कि दिक्कतें आए। इसके बाद होता है कि उस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और एक्सपैंड किया जाता है, उसमें और मिरर्स ऐड किए जाते हैं और मिरर्स को कुछ इस तरीके से बैठाया जाता है कि जो भी मतलब इवेंट होगा, जो उसका जो भी आउटपुट निकलेगा वो पहले तो बन जाएगा, होने के बाद जो रोशनी है वो रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी और उसको सेंसर ऑब्जर्व करेगा। मीन्स यहाँ पे जो इवेंट है वो पहले घट रहा है, इवेंट टेक प्लेस करने के बाद हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब इस केस में क्या होना चाहिए? इस केस में ये एनॉमली नहीं आनी चाहिए क्योंकि हमने ऑब्जर्व तो तब करा जब वो ऑलरेडी इवेंट हो चुका है। तो जो हो चुका है वो तो कोई बदल नहीं सकता है, ऐसा बोला जाता है। हाँ, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। होता क्या है कि जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं आफ्टर वो टेक प्लेस करने के बाद, इवेंट टेक प्लेस करने के बाद हम उसको जब जब देखते हैं तब वापस वो वापस से हमें ये सेम नॉन इंटरफेरेंस पैटर्न शो करने लगता है। तो यानी कि जब एक्सपेरिमेंट हुआ तब इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा था, लेकिन एक्सपेरिमेंट होने के बाद जब मिरर में हमने उसको ऑब्जर्व करा
तो वो नॉन इंटरफेरेंस पैटर्न में चेंज हो गया, यानी कि जो चीज़ पास्ट में गठित हो चुकी है वो बदल गई क्योंकि हमने फ्यूचर में उसको ऑब्जर्व कर लिया। मतलब यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से समझो कि हमने जब उसको बिना सेंसर के देखा हाँ। तो सब कुछ नॉर्मल था, हम्म सब कुछ। लेकिन जैसे ही सेंसर्स ऑन हुए ये देखने के लिए कि हो क्या रहा है, हम्म तो अचानक से वो काइंड ऑफ टाइम में पीछे जा करके उसको ये पता चल जा रहा है कि कोई मुझे ऑब्जर्वर देख रहा है। कैसे पता चल रहा ये किसी के पास इसका जवाब नहीं है, बट वो टाइम में पीछे जा करके वापस उसी पैटर्न को शो कर रहा है जो कि आप शुरू में देख रहे थे। यानी कि यार जो स्टार्स हमसे मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर हैं, उनको अगर आज हम अर्थ से ऑब्जर्व कर दे रहे हैं तो क्या मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे जो उसकी रोशनी निकली है, तो हम मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जाकर के वो घटना चेंज हो जाती है और हमें वो सॉलिड दिखाई देता है? हो सकता है, क्योंकि अगर सिमुलेशन है तो ये चीज़ें पॉसिबल है। एक और बात ये है कि जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में जाते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें काम नहीं करती। सबसे पहले अगर हम आए तो वहाँ पे टाइम जैसा कोई भी बाउंड नहीं है। टाइम की बाउंडेशन वहाँ पे है ही नहीं। क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो वहाँ पे टाइम काम नहीं करता, ग्रेविटी काम नहीं करती, तो वो बियॉन्ड है। वो चीज़ें मतलब ऐसी है कि आप सोच नहीं सकते कि वहाँ क्या कौन सा चीज़ कब टेक प्लेस करे। उसके लिए कोई फ्यूचर पास्ट या करेंट टाइम है ही नहीं। तो वहाँ पे कोई भी घटना टेक प्लेस कर सकता है, उसको बाद में वो बदल भी सकता है। हाँ, इसके ऊपर क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर गूगल का एक विलो का एक सुपर चिप है, क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है गूगल विलो का। वो उसमें भी कुछ इसी तरह की बात हुई है, उसके बारे में थोड़ा बताओगे? बेसिकली जो विलो है उसके आने के बाद मतलब वो क्या करता है, जो भी हमारी कंप्यूटिंग अभी जो सुपर कंप्यूटर्स है वो जो करने में 10 to the 10 सेप्टिलियन ईयर्स जिस एक कैलकुलेशन को करने में हमारा अब तक का सुपर कंप्यूटर लेगा, हाँ। उसको वो 5 मिनट्स में कर सकता है, ऐसा गूगल का दावा है। So Google scientists have created a new quantum processor that in 5 minutes cracked a problem that would have taken world's best supercomputer 10 septillion years to solve। जो 10 सेप्टिलियन साल में होता, जो जैसे आपने बताया, वो सॉल्व कर देता है ये। तो बेसिकली क्या है कि एक राइटर थे डेविड डूश करके, तो उन्होंने ना साल 1980s में एक अपना बुक रिलीज़ किया था जिसमें जिसका नाम था जिसको बनाया गया था मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन के ऊपर, ठीक है। जिसमें ये बात लिखी गई थी कि जो फ्यूचर में जो सुपर कंप्यूटर्स आएंगे वो इतने केपेबल होंगे कि वो टास्क्स को मल्टीवर्स के थ्रू जो है कैलकुलेट करे। मल्टीवर्स इन द सेंस कि अलग अलग डायमेंशंस से वो डेटा को कलेक्ट करके वो उसको कैलकुलेट करे, जिससे कि उनकी स्पीड जो है ना वो अनइमेजिनेबल लेवल पे बढ़ जाएगी, जो कि हम अभी देख पा रहे हैं गूगल के विलो प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर जब हम चीज़ें देखते हैं, अगर हम क्वांटम लेवल पे चीज़ों को मल्टी डायमेंशनल या फिर मल्टी वर्स के लेवल में चीज़ों को कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो ये एक तरीके से हमें ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई हैं और हम कोई नए नहीं है इसमें। एक बार देखना, गूगल ने भी मल्टीवर्स का बोला। गूगल ने मल्टीवर्स का नहीं बोला है, गूगल ने बस चिप बनाया है। सो आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि इसमें जो गूगल खुद कह रहा है, वो गूगल क्वांटम एआई टीम फाउंडर हार्टमट नेवेन argued that the chip's success supports the idea of quantum computing occurring in many parallel universes, aligning with interpretations of quantum mechanics that are based on a multiverse। तो वो थ्योरी शायद गूगल विलो जो है वो फुलफिल कर रहा है डेविड ड्यूश की जो 1980s की थ्योरी थी। तो यानी कि एक चिप जो इतना पावरफुल है, जो डायमेंशंस को भेदते हुए मल्टीवर्स से एनर्जी गैदर करके कंप्यूट कर पा रहा है इतनी तेज 5 मिनट में, जो 10 सेप्टिलियन ईयर्स लगते हैं। ये चीज़ें ही हमें ये दिखाती है कि जो क्वांटम लेवल है ना वो कहीं ना कहीं एक डेटा लॉग की तरह है। एक हमारा ऐसा सिस्टम जहाँ ऑलरेडी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, बट हमने अभी तक उसको समझा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो हम फ्यूचर में खुद के ही सिमुलेशन को भेदने की ओर जा रहे हैं।
कहीं ना कहीं एक ऐसा वक्त आएगा जहाँ पे हमें ऐसा पता चल जाएगा कि हाँ यार, सही में हम एक ऐसे लूप में फंसे हुए हैं, एक ऐसे सिस्टम में हैं जहाँ से हम केवल एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। इसमें एक और एविडेंस जो रखा जाता है सिमुलेशन थ्योरी का, रादर 2-3 चीज़ें हैं जो हम मैथमेटिक्स पर्सपेक्टिव से सिंपल भाषा में समझेंगे। एक ये बात करी जाती है फाइन ट्यून्ड कॉन्स्टेंट्स की। फाइन ट्यून्ड कॉन्स्टेंट्स की थ्योरी क्या है? फाइन ट्यून्ड कॉन्स्टेंट्स मतलब कि जैसा मैंने कहा ना कि इस यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि जिनमें एक लिमिट लगा दी गई है, जो कॉन्स्टेंट्स है। जैसे कि अगर आप देखोगे लाइट की स्पीड, एक पर्टिकुलर स्पीड से ज़्यादा आप ट्रैवल नहीं कर सकते, जो कि एक कांस्टेंट है। इसी तरीके के और भी कांस्टेंट्स है। अब अगर हम लाइट में ही आए तो ये ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब वियर्ड बना देता है। अब आप इमेजिन करो कि हम ऐसा क्यों कहते हैं कि लाइट की स्पीड जो है वो इस यूनिवर्स की लिमिट है, हम उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके क्योंकि टाइम से जुड़ी हुई है वो एक तरीके से आइंस्टाइन थ्योरी। इसके पीछे का जो लॉजिक है ना, वो आइंस्टाइन ने अपने थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में दी थी। तो उनका जो जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी था वो एक तरह से दिखाता है कि जो टाइम है ना, टाइम एक लिमिट में फंसा हुआ है, एक कांस्टेंट है वो, जो कि वैक्यूम में लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से ट्रैवल करता है। और इससे ज़्यादा तेज़ कोई भी चीज़ मूव नहीं कर सकती। इस चीज़ को समझने के लिए आइंस्टाइन ने तो बहुत सारे ये दिए, पर मैं जाऊंगा स्टीफन हॉकिंग के एक थॉट आइडिया पे। तो स्टीफन हॉकिंग ने सोचा कि मान लेते हैं एक ऐसा ट्रेन है जो कि अर्थ के चारों ओर घूम रहा है और वो लाइट स्पीड से घूम रहा है, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से। उस जो ट्रेन है ना उसके अंदर हम बैठे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हमें ये देखना होगा, ये चीज़ तभी समझ में आएगी जब आप जो भी रिलेटिव ऑब्जर्वर होते हैं उनके पर्सपेक्टिव को समझो। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। एक ट्रेन है जो इस तरीके से आगे बढ़ रही है और एक ऑब्जर्वर हूँ जो मैं इस ट्रेन को देख रहा हूँ आगे बढ़ते हुए, और एक ऑब्जर्वर हो आप जो इस ट्रेन के अंदर हो, ठीक है। अब ये जो ट्रेन है ये लाइट स्पीड से ट्रैवल कर रही है, आप इस ट्रेन में बैठे हो, आपको अचानक से ये माइंड में आता है कि यार लाइट स्पीड को तोड़ना पॉसिबल नहीं है, तो आप उठते हो, आप सेम डायरेक्शन में भागते हो। अब जब भी हम सेम डायरेक्शन में भागते हैं तो रिलेटिविटी का जो सिद्धांत है वो यही बोलता है कि सेम डायरेक्शन में स्पीड ऐड अप होता है। हाँ, मतलब जो चीज़ ऑलरेडी जा रही है उसके लेवल पे अगर हम और तेज भागे उससे तो मेरी वो प्लस हो जाएगी। मतलब यहाँ पे जो ट्रेन है वो लाइट स्पीड से चल रहा है और मैं उसमें 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर भागने लगूँ तो मैंने मुझे ऐसा दिखेगा कि आप 3 लाख नहीं। 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो आप इंडिविजुअली, जबकि ट्रेन 3 लाख किलोमीटर से जा रही है। पर क्योंकि अगर मैं ऑब्जर्वर हूँ तो मुझे लिखेगा कि 3 लाख प्लस उसमें 40 किलोमीटर जो आपने जोड़ दिए। तो अगर ट्रेन के अंदर वो पर्सन दौड़ता है तो जाहिर सी बात है कि वो उसके दिमाग में वो तो ये आएगा कि यार मैंने तो लाइट की स्पीड को ब्रेक कर दिया। हाँ, लेकिन यूनिवर्स यहीं पे वियर्ड हो जाती है। यूनिवर्स क्या करता है कि लाइट की स्पीड का ये जो लिमिट है ये ब्रेक ना हो, इसके कारण से ना वो टाइम को ही स्लो कर देता है। अब मैं जो ऑब्जर्वर हूँ जो इस ट्रेन को बाहर से देख रहा हूँ, तो मैं जब देखूंगा कि ये ट्रेन एकदम स्पीड में जा रही है और आप उसमें भाग रहे हो, तो आपका जो टाइम है आप इतने स्लो मूव करोगे ना, आप भाग तो रहे हो पर मुझे ये दिखेगा कि आपने ब्रेक नहीं किया। हाँ, आप कभी उसको ब्रेक कर ही नहीं सकते। तो टाइम उस तरह से, मतलब सेम मोमेंट में जो टाइम है वो दो लोगों के लिए अलग हो जाएगा। तो यानी कि अगर वही ट्रेन 1 लाख किलोमीटर पर आवर से चल रही होती तो मैं 40 किलोमीटर भागता तो आपको पता चलता। हाँ, तब डिफरेंसेस पता नहीं चलते। लेकिन क्योंकि वो लाइट स्पीड की मैक्सिमम कैपेसिटी पे है तो उस समय टाइम डिस्टॉर्ट हो जाएगा। करेक्ट। और ये जो है ये यूनिवर्स खुद करती है ताकि वो अपने लॉज को बचा सके, ताकि वो अपने नियमों को, अपने कांस्टेंट को प्रिजर्व करके रख सके, इस कारण से वो ऐसा करती है। सो बेसिकली अगर जो उस ट्रेन में बैठे हैं लोग और वो लाइट स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से जा रहे हैं तो टाइम क्योंकि उनके लिए स्लो डाउन हो रखा है
तो जब वो उतरेंगे तो दुनिया के लिए टाइम अलग होगा और उनका टाइम अलग होगा, वो फ्यूचर में उतरेंगे। ये टाइम डायलेशन हो गया, हाँ जो हमें ये दिखाता है कि किस तरीके से यूनिवर्स खुद को प्रिजर्व करने के लिए आपको अलग नहीं जाने देगी। इसमें यार मैं एक और चीज़ ये पढ़ रहा था कि ग्रेविटी भी अगर सिर्फ 1% कम होती या 1% ज़्यादा होती, तो मतलब अगर 1% कम होती तो पूरा यूनिवर्स डिसबर्स हो जाता। और इस तरह से सिस्टम फॉर्मेशंस, प्लैनेट, सोलर सिस्टम, स्टार्स भी शायद ना बनते। लेकिन 1% ज़्यादा होती तो वो जो हमारे स्टार्स हैं वो इतने ज़्यादा हैवी हो जाते कि heavy वो हो खुद जाते, ही फट जाते। खुद ही फट जाते, सेल्फ कंबस्ट हो जाते हैं। तो यही चीज़ है कि जैसे जो कॉन्स्टेंट्स है ना, उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है नेचर ने कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता है, सिस्टम चलता रहे बेसिकली। सिस्टम चलता रहे। ग्रेविटी को भी ऐसा बनाया गया है कि ग्रेविटी भी 19-20 ना हो। लाइट को भी ऐसा बनाया गया कि उसमें भी एक पर्टिकुलर लिमिट है। हाँ टेम्परेचर को भी ऐसा बनाया गया है कि उसके भी सबसे लोएस्ट पॉसिबल लिमिट है और हाईएस्ट पॉसिबल। लोएस्ट में आपने सुना होगा जिसको 0 केल्विन बोलते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो। ये यूनिवर्स में कोई ऐसी जगह है जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे है? इस यूनिवर्स ने एक ऐसा लिमिट बनाया है लोएस्ट पॉसिबल का, जिसको एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। और एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है वो इतना मतलब ऐसा लिमिट है कि ये जो स्पेस है ना, वैक्यूम, ये खुद भी उससे ज़्यादा गर्म है। और सबसे लोएस्ट जो पॉसिबल रीज़न है वो है एक नेबुला है जिसका नाम है द बूमरैंग नेबुला। इसका आप देख सकते हो, ये -272.15 डिग्री सेल्सियस पे आता है। तो -273 डिग्री सेल्सियस पे आपने बताया एब्सोल्यूट जीरो, उससे ठंडा कुछ नहीं हो सकता। एब्सोल्यूट ज़ीरो उससे ठंडा होता है, -273 डिग्री सेल्सियस होता है एब्सोल्यूट ज़ीरो। और ये 272.15। हाँ, ये है पूरे यूनिवर्स का सबसे ठंडा अभी तक का खोजा गया रीजन। और ये हमसे 5000 लाइट ईयर दूर है अर्थ से। हाँ, और स्पेस भी इससे गर्म है। मतलब अगर आप इसकी तुलना वैक्यूम, स्पेस के वैक्यूम से करोगे ना, तो वो भी इससे गर्म है। वाओ, जो आपने बताया कुछ 270 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। -270 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो यानी टेम्परेचर का भी एक लिमिट है। लिमिट है। तो पूरे यूनिवर्स में चाहे हम ग्रेविटी देखें, लाइट देखें, टेम्परेचर देखें, सब चीज़ें इतनी नपी तुली तरीके से हैं कि पूरे यूनिवर्स के जो केमिकल्स हैं, हेवी मेटल्स हैं, जो गैसेस हैं, जो स्टार फॉर्मेशंस हैं, प्लैनेट्स हैं, सोलर सिस्टम, ऑर्बिट्स जो हैं, सब प्रिजर्व रहे। सब एक सिस्टम की तरह है, चलता रहे, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि सभी चीज़ों को होना ही था और उसी तरीके से वो हुए भी। इसीलिए आज हम एग्जिस्ट करते हैं। तो यार ये तो जैसे आप म्यूजिक ट्यून करते हैं ना, तो हर एक चीज़ को बिल्कुल एकदम सिंक बैलेंस में रखोगे तो एकदम क्लियर म्यूजिक आता है। ये वैसी सी चीज़ लगती है सुनने में। और इसी कारण से लोग जो है वो इस पे काफ़ी जोर देते हैं कि हो ना हो, हम एक सिमुलेशन के अंदर ही जी रहे हैं। क्योंकि एक सिमुलेशन में आप इतना फाइन ट्यून कर सकते हो कॉन्स्टेंट्स को। हाँ, सो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। इसका एक एक्सप्लेनेशन और आता है, मेनी वर्ल्ड्स हाइपोथेसिस, कि भाई बहुत सारे यूनिवर्स हैं, हाँ वी हैपन टू लिव इन, या हम उस यूनिवर्स में बाय चांस हैं जिसमें ये सारी चीज़ें फाइन ट्यून है। कोई और बहुत सारे मल्टीपल इनफाइनाइट यूनिवर्सेस हैं जहाँ ये कॉन्स्टेंट्स अलग होंगे। बेसिकली मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन जो है वो एक ऐसी थियोरी है जो ये कहती है कि ये जो दुनिया है ना, ये हमारे थॉट्स के हिसाब से चेंज होती है। जैसे क्या होता है, मान लो मेरे पास 2 चॉइसेस हैं। मेरे पास आज चॉइस है कि मैं राजमा चावल खाऊं, या फिर मेरे पास चॉइस है कि मैं रोटी सब्जी खाऊं। तो मेरे पास 2 चॉइसेस हुए। अब मेरा जो माइंड है वो इन दोनों चॉइसेस में से किसी एक को भी, मतलब किसी भी एक को चूज़ कर सकता है। हाँ, तो जब हम इस तरीके से किसी पर्टिकुलर जगह में फंसते हैं ना, तो यूनिवर्स 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और हम दोनों में ही सेम चीज़ें कर रहे होते हैं। एक में हम राजमा चावल खा रहे होते हैं, एक में हम रोटी सब्जी खा रहे होते हैं। हाँ, और वही जो चेंज है वही उसको लीड करता है कि वो किस वे में जाएगा, वो यूनिवर्स कैसा होगा, किस तरीके से बैठेगा। तो अगर आप इसको सिमुलेशन में देखोगे ना, तो ये काइंड ऑफ जैसे हम करते हैं ना, एआई हर एक पॉसिबिलिटी को रन करता है और वो लगातार डिवाइड होता रहता है, और कोई एक फाइनल ही उस कंक्लूजन में पहुंचता है। हाँ, सेम चीज़ यहाँ भी हो रही है। हाँ, तो ये इस हाइपोथेसिस में है कि वी हैपन टू बी इन दैट वन लाइन स्ट्रीम ऑफ टाइम, जिस
के अंदर सारी चॉइसेस सही मेक करी गई, इसलिए हम यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये सब ऑब्जर्व कर रहे हैं। करेक्ट। सो इसमें एक और फिबोनाची सीक्वेंस की बात करी जाती है जब मैथमेटिक्स में जाते हैं सिमुलेशन थ्योरी को लेकर के। तो फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है? फिबोनाची सीक्वेंस को समझने के लिए ना हमें मैथमेटिक्स से ज़्यादा फिबोनाची जो विजुअल्स है उसमें जाना पड़ेगा। हाँ तो फिबोनाची असल में एक तरह का एक पैटर्न है जो शो करता है हमें कि किस तरीके से, जैसे आप ये देख सकते हो, हाँ चाहे हम एक फ्लावर को ले या मिल्की वे को ले, मोस्ट ऑफ दी चीज़ों में ना हमें एक सिमेट्री देखने को मिलती है। मतलब काइंड ऑफ वो एक स्पाइरल फॉर्म में बने हुए हैं, हाँ जो कि अगर देखा जाए तो नेचुरली पॉसिबल होना बहुत मुश्किल लगता है। फिबोनाची सीक्वेंस हमें यही कहता है कि यूनिवर्स को एक सिमेट्री में बनाए रखने के लिए, ताकि वो सही तरीके से सब कुछ, मतलब बोलते हैं ना, स्टेबल रहे, स्टेबिलिटी के लिए एक सिमेट्री होना ज़रूरी है। और कभी भी नेचर जो होता है वो सिमेट्रिकल हो ही नहीं सकता। मतलब कुछ भी चीज़ नेचुरली अगर बने तो सिमेट्रिकल होना बहुत मुश्किल है, रेयर है, आप समझ लो। लेकिन हमें ये पैटर्न हर जगह देखने को मिलता है। तो चाहे ये जैसे ये फ्लावर जिस तरीके से बना हुआ है, तो ये जैसे 1 2 3 5 8 13, मतलब इस रेशो में ही हाँ, इस ratio ये में ही स्पाइरल इसी रेशो में ही आगे बढ़ेगा। करेक्ट, और वो मिल्की वे मिल्की का भी वे वही का है, भी यही सेम है। सेम है। सोलर सिस्टम का भी सेम है, सोलर सिस्टम का भी सेम है। एटम्स का भी सेम है। वाओ। तो इसी कारण से ये जो फिबोनाची सीक्वेंस है ये इतना ज़्यादा हाइप अप होता है, जो हमें ये बताता है कि हो ना हो यूनिवर्स में कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो इसको नेचुरली बनने से रोकता है। नेचुरली मतलब हम ये इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ नेचुरली हो भी सकता है। इतने ज़्यादा लेवल ऑफ कोइंसिडेंसेस होना बहुत मुश्किल है, मतलब रैंडम सीक्वेंस से नहीं फॉर्म हुई हुई हैं चीजें, बल्कि एक एग्जैक्ट फूल रेशियोज के से। अंदर जो रेशो है आप बोल रहे हो, और जो मिल्की वे का है, और जो सोलर सिस्टम का है, और जो हमारे डेली लाइफ में माइक्रो लेवल पे अगर जाए, माइक्रो लेवल पे जो एक एटम का है, एटम के अंदर है, वो सारे सेम है, आप कह Same रहे है। हो। वाओ। तो हो ना हो ये यूनिवर्स एक प्री मेड चीज़ ही है मतलब जिसको ये एक बनाया गया है। कोड की जैसे एक कोड अलग अलग जगह पे यूज हो जाता है, ये वैसे ही है। जैसे हम किसी गेम में अगर देखेंगे तो हमें वहाँ पे बहुत सारे सीक्वेंसेस मिलेंगे जिसके तरीके से उसको बनाया जाता है, उसको एक बोलते ना, एक वो दी जाती है, शेप दी जा सकती है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। और इसके बाद अगर हम थोड़ा और बियॉन्ड जाएं तो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से आते हैं। कुछ ऐसे ग्लिचेस भी हैं जो आपको हो ना हो कभी ना कभी आपने महसूस किया ही होगा, जिसमें से एक जो सबसे बड़ा है जो ग्लिच है वो है डेजा वू। डेजा वू ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी इंसान ने देखा ना हो, महसूस ना करो। महसूस ना किया हो। हाँ। मतलब डेजा वू सबसे कॉमन ग्लिच है। लोगों ने कभी ना कभी ऐसे बोलते ना, एक ऐसे इवेंट में हम फंस जाते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि यार ये सेम चीज़ें, सेम घटना, सेम जो भी हो रहा है ना, वो एज इट इज़ मैंने पहले भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। हाँ, ये ऐसा एक मोमेंट आता है कि आपको लगता है, अगर 2 3 लोग खड़े हैं आपके आसपास, तो आपको लगता है मुझे पता है अब ये क्या बोलेगा, ये मैंने कहीं देखा हुआ है, और वो वही बोल देता है। करेक्ट। तो अगर हम टाइम में ट्रैवल नहीं कर सकते और फ्यूचर जो है वो डिटरमाइंड नहीं है, और ऐसी चीज़ें अगर है, सब कुछ रैंडम है, हाँ तो ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए था। हाँ। सेकंड चीज़ है, एक कॉन्सेप्ट आता है जमाई वू, जो डेजा वू के विपरीत होता है। जमाई वू में क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो हम डेली यूज़ करते हैं, डेली रोज़मर्रा के जीवन में हमने उसको हज़ारों बार यूज़ किया है, और अगर हम भूले भटके भी उसको भूल नहीं सकते, लेकिन अचानक ऐसा होता है कि वो हमारे दिमाग से निकल जाता है। मतलब होता है ना कि पेट में तो आ रहा है यार, मुंह पे वो नहीं आ रहा है। तो ऐसा एक्सपीरियंस भी होता है जब अचानक से वो बोलते हैं वो डेटा गायब हो जाता है हमारे सिस्टम से। वाह। सो इसका जो एक्सपेरिमेंट हुआ, ये क्रिस मॉलिन लीड्स यूनिवर्सिटी ने 92 वॉलंटियर्स को बोला डोर 30 टाइम्स लिखने के लिए 60 सेकेंड्स में, 60 सेकेंड्स में, जिसमें से 68% ने जो है उनको डोर का स्पेलिंग ही नहीं आता था। सो उनको डाउट होने लग गया कि डोर का क्या स्पेलिंग है। वाह। मतलब एक ऐसी चीज़ जो हम डेली लाइफ में रोज़ यूज़ कर रहे हैं, जो हम कभी भूल ही नहीं सकते, बट वो अचानक से गायब हो जाता है मेमोरी से। हाँ। तो इस तरीके के ग्लिचेस कभी ना कभी लोग एक्सपीरियंस करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे ड्रीम्स होते हैं जो हम देखते हैं,
लाइक ल्यूसिड ड्रीम्स हैं, जिसमें हम ये देख पाते हैं कि यार मैं अपने वर्ल्ड में एक क्रिएटर प्ले कर रहा हूँ और मैं उस कैरेक्टर का पूरा कंट्रोल मेरे पास है, मुझे क्या करना है। कोई सुपरमैन बन के उड़ता है तो कोई कुछ करता है, और ये एकदम रियल चीज़ है। मतलब लोगों को ये चीज़ें फील होती है। आपने भी कभी ना कभी ये चीज़ें फील की होंगी कि ये चीज़ें होती है, बट क्यों होती है, किस वजह से होती है, ये कोई नहीं बता पाता। हाँ, कि मतलब उस ड्रीम में ऐसा लगता है कि मैं जो चाहता हूँ मैं उस तरह से अपने एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट कर मैनिपुलेट पाता कर हूँ। सकता हूँ, मेरे पास पूरा कंट्रोल रहता है, मैं उसको जी रहा होता हूँ। यार जैसे एक पिछले पॉडकास्ट में आपने बताया था कि लैब में भी बायोलॉजिकल बीइंग्स हैं। मैं कभी जब एआई को मेटावर्स के साथ जोड़ करके देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक मेटावर्स हो जिसमें कोई एआई बीइंग को डाल दो जिसको सेल्फ अवेयरनेस है, उसके लिए तो वही रियलिटी है। उसको लगेगा कि यही दुनिया है और मैं एक लिविंग बीइंग हूँ, जैसा शायद हम फील करते हैं अपने बारे में, अपनी कॉन्शियसनेस के बारे में। करेक्ट। सो कॉन्शियसनेस के लेवल पे कौशिक आपका अपना, वैसे तो साइंटिफिकली कुछ प्रूव नहीं हुआ हुआ, लेकिन आपका क्या डिडक्शन है कॉन्शियसनेस को लेकर के और ये पूरी जो दुनिया जिसको हम परसीव जिस तरीके से करते हैं उसको लेकर के? अगर मैं अपनी बात कहूँ तो कॉन्शियसनेस, देखो रियल वर्ल्ड में अगर हम आते हैं तो कॉन्शियसनेस हम इंसानों के लिए सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें जिंदा बनाती है, जो हमें ये फील करवाती है कि यार मैं दूसरों से अलग हूँ और मेरे अंदर कुछ ऐसा है कि मैं बायोलॉजिकल चीज़ हूँ। लेकिन वही चीज़ जैसे ही हम सिम्युलेशन थियरी पे आ जाते हैं तो वो एक मजाक बन जाता है। कॉन्शियसनेस जैसा कुछ भी एग्जिस्ट करता है ये सिमुलेशन थियरी पूरी तरीके से खारिज करती है, क्योंकि यहाँ पर फ्री विल नहीं है और जो भी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी डिटरमाइंड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन हम ह्यूमंस ने एआई के अंदर ये वाली फीलिंग अगर जगा दी ना, तो उस दिन ये 100% कन्फर्म हो जाएगा कि हम खुद भी कुछ और नहीं बल्कि एक सिमुलेशन वर्ल्ड में ही जी रहे हैं। और सोचो बिना फ्री विल के दुनिया के इमोशनल एस्पेक्ट का क्या होगा? करेक्ट। फ्री विल इज़ ए मिथ, अभी भी है। अभी भी जो भी चीज़ें हम जो भी चीज़ सोचते हैं करते हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं हुई है। तो वहाँ पे जाने के बाद ये चीज़ मतलब अडेप्ट करना कि हम एक सिमुलेशन वर्ल्ड में रह रहे हैं, ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं होगी। मैं ऑडियंस को ये बोलूँगा कि ये सारी चीज़ें सुनकर आपका क्या कंक्लूजन है वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। और कौशिक भाई, एक जानने से पहले, क्योंकि हम बिल्कुल बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे आकर रुके हैं जहां हम अपनी एग्जिस्टेंस को बेसिकली डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑडियंस के लिए मैसेज क्या दोगे उनके लाइफ के लिए? बेसिकली मैं ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा कि देखो ये जो स्टोरीज़ होती है ना, ये जो थियरीज़ होती है, ये बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग होती है और आई थिंक इनसे दूर नहीं भागना चाहिए, हमें इनको फेस करना चाहिए। बिकॉज जो हमारे अंदर की जिज्ञासा की भूख है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। चाहे हम एक सिमुलेशन वर्ल्ड में हो, चाहे हम एक रियल वर्ल्ड में क्यों ना हो, लेकिन हमारा जो मेन गोल होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि हम कितनी सारी चीज़ें अपने बारे में सीख सके। जो जिज्ञासा की भूख है वो कभी ख़त्म ना हो। और ये सब चीज़ें जानने के बाद पैनिक होने के कोई रीज़न नहीं होता, क्योंकि आप पैनिक नहीं कर सकते। बिकॉज ये कहा जाता है कि विज्ञान में जितना आप चीज़ों को समझोगे उतने आप रियलिटी के क्लोज होगे, उतना आपको पता रहेगा कि हाँ यार चीज़ें किस तरीके से वर्क करती है। तो डेफिनेटली मैं इसके साथ यही कहना चाहूँगा कि यार हमेशा अपने अंदर के जिज्ञासा की भूख को ज़िंदा रखो, इसी तरह से चीज़ों को समझते रहो और ज़्यादा फर्दर इन्वेस्टिगेट करो, खुद से पढ़ो और जो भी फील्ड तुम्हें पसंद आ रहा है ना उस फील्ड में आगे बढ़ो। थैंक यू कौशिक भाई, दोबारा हमारे साथ टाइम लगाने के लिए। हर एक पॉडकास्ट के बाद मेरी को लाइफ को देखने का थोड़ा सा पर्सपेक्टिव शिफ्ट होता जा रहा है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच मुझे फिर से इनवाइट करने के लिए। आई होप आपको डेफिनेटली इस एपिसोड से काफ़ी कुछ नया जानकारी मिला होगा। अगर मिला तो यार लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके अपने भी राय ज़रूर बताना। थैंक यू।